नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के जिला सागर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़तुआ में 100 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले संत रविदास मंदिर का मुआयना किया और संगे बुनियाद रखा। आपको बता दें कि संत रविदास मंदिर का संगे बुनियाद रखने से कबल पीएम मोदी ने संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन में भी शिरकत की। इस भूमि पूजन में 20,641 गांवों की मिट्टी और 313 दरियाओं का मुकद्दस पानी शामिल किया गया। बता दें कि सागर जिले के बड़तुआ में तकरीबन 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर का एक अजीमुशान मंदिर तामीर किया जा रहा है। मंदिर का संगे बुनियाद रखने के बाद पीएम मोदी ने ढानागिराम के एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आगाज किया। अन्न योजना और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन फराहम किया। हमने देखा है कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई। भारत के गरीब तबके के लिए, दलित आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था। कहा जा रहा था कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं। आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। और आज देखिए, हमारे इन प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। साथियों, आज देश गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है, उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से मुअत्तली और संसद के मानसून सेशन के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अधीर रंजन चौधरी ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि जब तक तहरीक अदम एतमाद पर बहस खत्म न हो, जब तक किसी दूसरे मौजू पर बहस नहीं होनी चाहिए। ये हमारे सदन की रिवायत है, लेकिन मोदी हुकूमत ने तमाम रिवायती तौर तरीकों की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद दीगरे बिल पास कर दिए। हमारे परंपरागत जो तरीका है सदन के अंदर कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से और कोई चर्चा नहीं होना चाहिए जब तक अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा खत्म ना हो। लेकिन आज की सरकार ने सारे परंपरागत जो तरीके थे, रीति रिवाज जो भी थे, सबको अमान्य करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पारित करते रहे। लगभग मान लीजिए 20 विधायक सदन में पेश तो हुई और बिल पास हो गए 22। 20 बिल पेश हुई, पारित हो गए 22। और सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारने के बाद 17 ऐसे बिल है वो भी पारित हो गए। मतलब क्या हुआ कि विपक्ष ने कोई ऐसा विधेयक पे अपना बात रखने की मौका
नहीं मिल पाए तो हम किधर जाए? परंपरा इसको मान्यता देने के लिए सरकार को गुहार लगाए और नहीं तो बहुमत की बाहुबली पे मानते हुए सर झुका दे। क्या करे? तो इसमें सारे जो इंडिया अलायंस उन्होंने यह फैसला किया था कि दिल्ली बिल के मुद्दे के अलावा बाकी सारे बिल ना पारित हो और हमारा मांग जारी रहे कि मणिपुर की चर्चा शुरुआती तौर पे किए, बाकी सुचारू रूप से सब कुछ चले। तो ये नजारा हमें भी देखने को मिला जो जिंदगी में नहीं देखा संसदीय इतिहास में। कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव ताक में रखा जाए, और बाकी सारे बिल को पारित किया जाए, हमारे ना बचे परंपरा, ना बचे हमारे सदन की रीति रिवाज, फिर देखते देखते सदन भी खत्म हो गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक दोनों मुल्क कश्मीर के मौजू पर बैठकर बात नहीं करेंगे तब तक ये तमाशा ऐसे ही जारी रहेगा, लड़ाई से कुछ नहीं होगा। और क्या कुछ कहा फारूक अब्दुल्ला ने, आइए सुनते हैं। दोनों मुल्कों के में दिल साफ होना चाहिए। दिखावट बहुत होगी, मगर जब तक कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे तब तक ये सब तमाशा है। इस तमाशे को करते जाएंगे, हर साल होता जाएगा तमाशा, मगर यह मामला वहीं रहेगा। आज भी आप देखते हैं टेररिज्म शुरू है, गोलियां मारी जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है या नहीं है? तो अगर सचमुच अमन आ गया है तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। अब उसको कौन समझाएगा कि भैया किसी न किसी तरीके से बातचीत से हो सकता है। लड़ाई से आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हुआ, अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, यूरोप बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, और मरे कौन जा रहे हैं? यूक्रेन के लोग, उनका पूरा सब कुछ मुल्क खत्म हो रहा है। क्या मिलेगा? क्या सरहद बदलेगी? इसलिए इनको भी ये अपने दिमाग में दोनों मुल्कों को रखना चाहिए कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत से मसला हल। जैसे चीन से बात कर रहे हैं, 18 दफा बात हुई है, हर हाथ पे बात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात हुई है, मामला वहीं पर है। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालने की जरूरत है। दोनों मुल्कों को दिल साफ करना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ राजस्थान के वज़ीर आला ने लोक फनकारों की हौसला अफजाई और लोक सकाफत को बचाने के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसके तहत 3000 फनकारों को इमदादी रकम उनके खाते में मुंतकिल की गई। बता दें कि सीएम गहलोत ने गुज़िश्ता रोज़ जवाहर कला केंद्र में मुनक्किदा लोक फ़न और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फेस्टिवल में लोक फनकारों और गिग वर्कर्स से खिताब किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि फ़न और सकाफत समाज का अनमोल वर्सा है। रियासती हुकूमत की स्कीमों से लोक फनकारों को हौसला मिल रहा है। इस दौरान सीएम ने मौसीकी के आलात खरीदने के लिए 3000 फनकारों को 5000 रुपये की इमदाद दी। सीएम ने ऑनलाइन लेन देन के जरिए फनकारों के खातों में 1.5 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। वज़ीर आला गहलोत ने मज़ीद कहा कि राजस्थान के हर इलाके का अपना मखसूस फ़न और सकाफत है। रियासत के लोक फनकारों ने अपनी सलाहियतों के बलबूते पर मुल्क और बैरून मुल्क रियासत की एक अलग पहचान बनाई है।
गुज़िश्ता रोज़ अक़लियती उमूर के वज़ीर सालेह मोहम्मद ने जयपुर में वाक़ नहरी का नाका में मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल स्कूल के स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह किया। अक़लियती उमूर के वज़ीर सालेह मोहम्मद ने मदरसा जामिया तैयबा में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी फ़ीता काट कर स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह किया। मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने की स्कीम के तहत मदरसा बोर्ड की जानिब से स्मार्ट क्लासरूम के लिए LED स्क्रीन, इनबिल्ट कंप्यूटर विंडो 11 के साथ दिया गया। सालेह मोहम्मद ने मदारिस में ज़ेर तालीम बच्चों के मुतालबे पर मकामी मदरसों में कंप्यूटर लैब के क़याम और इजाफी पैरा टीचर की तकर्रुरी की यकीन दहानी कराई और बताया कि मज़कूरा मुतालबात को जल्द पूरा किया जाएगा। बता दें कि मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा और उनके वालिदैन ने प्रोग्राम में शिरकत की और प्रोग्राम की निज़ामत M फ़ारूक खान ने की। दिल्ली ख़वातीन कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल ने आज ख़वातीन की तरफ से मौसूल हुई फ़ोन कॉल्स को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली ख़वातीन कमीशन एक 181 हेल्पलाइन नंबर चलाता है, जिसमें हमें पिछले 7 सालों में तकरीबन 40 लाख कॉल मौसूल हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं मरकज़ी हुकूमत को ये बताना चाहती हूँ कि वह एक मीटिंग बुलाएं, क्योंकि इस डेटा पर बातचीत के लिए एक मीटिंग की ज़रूरत है। कमीशन फॉर विमेन एक 181 विमेन्स हेल्पलाइन चलाता है, जिसमें पिछले 7 सालों में 40 लाख कॉल्स हमें रिसीव हुए हैं। हमने 1 साल का डेटा बनाया है पिछले साल का, तो हमें ये पता चला कि 6,30,000 कॉल्स दिल्ली महिला आयोग की 181 विमेन हेल्पलाइन पे आए हैं और उसके साथ साथ 92,000 केसेस हमें रिसीव हुए हैं। हमने ये भी देखा कि 11,000 केसेस इनमें से दिल्ली से बाहर के हैं, तो लोग बाहर से दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और वहां से 181 कॉल करते हैं, जिससे कि वो हम तक पहुंच पाए, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग पे लोगों को ट्रस्ट है। इनमें बहुत तरीके के केसेस हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के 38,000 से ज्यादा केसेस हैं। रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट के 5,000 से ज्यादा केसेस हैं। पॉक्सो के 3,500 से ज्यादा केसेस हैं। तो ये सारे के सारे केसेस दिल्ली महिला आयोग तक आए हैं, जिस पे दिल्ली महिला आयोग ने काम करा है। मेरा बस ये सवाल है केंद्र सरकार से, क्यों नहीं वो दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करते? ऐसा क्यों होता है कि जब कोई केस होता है उसके बाद बस अरेस्ट हो जाता है, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं तय करी जाती? तो मेरा बस यही सवाल है केंद्र सरकार से, तुरंत एक मीटिंग बुलाएं जिसमें पुलिस कमिश्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, LG साहब हो, दिल्ली महिला आयोग हो और साथ में यूनियन होम मिनिस्टर हो, क्योंकि पुलिस डायरेक्टली उनको अकाउंटेबल है। एक मीटिंग बुलाने की जरूरत है और ये सारा डेटा डिस्कस करने की जरूरत है। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें मुल्क के अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में हेट स्पीच और मुल्क में फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात की गई। कॉन्फ्रेंस में नूह हिंसा को लेकर भी बात की गई। किस तरह नूह में नफरत अंगेज तशद्दुद देखने में आए और कैसे वहाँ की आवाम के दरमियान भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की गई, इन सब हालात का जिम्मेदार खट्टर हुकूमत को ठहराया गया। इसके अलावा पैनल पर मौजूद मेहमान खुसूसी की तरफ से मज़ीद कहा गया कि इस दुनिया का कोई मुल्क, यहाँ तक कि हमारे मुल्क की कोई भी रियासत तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कानूनी निज़ाम बेहतर न हो, जब तक अमन व अमान ना कायम हो। नफरती माहौल होने की वजह से मुल्क की तरक्की होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं। के सामने आपके जरिए देश के सामने और सरकार के सामने ये रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप पिछले 3 से 4 वर्षों के अंदर, जिसमें अभी ज्यादा तेजी आई है, आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को इस जगह नहीं रहने देंगे, इस प्रदेश में नहीं रहने देंगे, इस शहर में नहीं रहने देंगे, इस कस्बे में नहीं रहने देंगे, यहाँ पर उनको रहने का कोई हक नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सरासर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के खिलाफ। इस पर सरकार, ये हेट स्पीचेस का भी मामला है, इस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? और अगर हम एक सेकंड के लिए मान भी लें कि मुसलमानों को वहां से निकल जाना चाहिए, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि इससे भारत की बदनामी है। To prove their potential in the country and to contribute in the development of the nation. इससे पूरा जो है हमारा कंट्री का जो एक तरह से जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट, कुछ लोग अफकोर्स जो बहुत हैंडफुल हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन मास मेजॉरिटी, और जो सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे, नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड
No state also in this country can develop where the law and order is not proper, where there is no peace at all, where there is a absolutely fear psychosis where everybody is in fear. ये ऐसे माहौल में डेवलपमेंट आप देखेंगे कि बिल्कुल एक तरह से नेगेट होता चला रहा है।